और बीजेपी के लोगों से कि ये मीट का कारोबार सारा अपने लोगों को ही ना देने, आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स को, कुछ जो अच्छा काम भी करते हैं ना। देखिए बीफ का एक्सपोर्ट आज आरएसएस के लोगों ने सब कब्जा कर लिया ऑफिशियली, जो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट अपराध किया गया है। और अगर ये इनफॉर्मली भी इसको डंडे से या गैर कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो भी अपराध है। चाहे तो सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूँ, और खास तौर पे घर में किसी को रोकना तो पूरी तरीके से मतलब विशुद्ध रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। जो ये कथाएं भी कराते हैं सड़कों पे और जागरण भी कराते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं, और नमाज में सबसे कम टाइम लगता है। योगी जी के लिए तो आंख का तारा है वो, क्योंकि उनको यही इस प्रकार के लोग ही तो अच्छे लगते हैं प्रशासन चलाने के लिए। मेरे ख्याल से तो उन्हें डीजीपी बना देना चाहिए इनसे। नमस्कार, आप देख रहे हैं फोरम 4, मैं हूं प्रभात। इस वक्त हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट मोहम्मद प्राचा जी। बात करेंगे जिस तरीके से 30 तारीख को रमज़ान ख़त्म हो रहा है, उसके पहले तमाम जगहों पर, चाहे वो संभल हो, यूपी के वेस्टर्न खासकर ज़िलों में और दिल्ली में भी इस तरीके का माहौल देखने को आ रहा है कि नमाज को लेकर के ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम जो है नमाज जो सड़क पर नहीं अदा कर सकेंगे और साथ ही छत पर भी नहीं कर सकेंगे नमाज। तो इन सब चीज़ों को लेकर के एक बहस छिड़ी हुई है, इसी पर बात करेंगे। और साथ ही साथ नवरात्र से पहले ये कहा जा रहा है, भाजपा के तमाम विधायक या भाजपा के नेता ये कह रहे हैं कि मीट जो है मीट की दुकान बंद रहेंगी। इन सब चीज़ों को लेकर के चर्चा हो रही है। कैसे देखते हैं आज खान पान को लेकर के, और किस तरीके से कौन करेगा, अपने छत पर नहीं कर सकते नमाज, ये सारी चीज़ों पर एक बहस जारी है। ये तो बिल्कुल गलत बात है कि मीट सिर्फ होली पे खाया जाएगा, ये तो बिल्कुल सरासर गलत बात है। बाकी त्योहारों पे भी लोगों को अपने अपनी पसंद से या अपनी अपनी इच्छा से मीट खाने की इजाज़त होनी चाहिए। तो सिर्फ होली के लिए मीट को सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए। और हमारे देश में अभी जितने भी मनुवादी मानसिकता के लोग हैं, उन्होंने मीट का एक्सपोर्ट भी अपने कब्जे में कर लिया है। तो थोड़ा बहुत दूसरे लोगों के पास जो ट्रेडिशनल रूप से मीट का एक्सपोर्ट करते थे, उनके पास भी थोड़ा मीट का व्यापार छोड़ देना चाहिए। मैं मोदी जी से ये निवेदन करता हूँ, सारा का सारा अपने मनुवादी मानसिकता के लोगों को ही मीट का एक्सपोर्ट, खास तौर पे बीफ का एक्सपोर्ट नहीं दे देना चाहिए। एक तो ये पहली रिक्वेस्ट है मेरी। दूसरी, मैं ये कहना चाहता हूँ नमाज के बारे में कि ये जितनी भी बातें आप बता रहे हो, ये सीधा सीधा अपराध है। और पुलिस के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको चुन कर, अच्छे से अच्छे जो बड़े से बड़े भ्रष्ट अधिकारी हैं, उनको अच्छी अच्छी पोस्टिंग, मलाईदार पद जिसे कहा जाता है अफसरों की भाषा में, उन पे जो ढूंढ के दूर दूर से, मतलब पूरा एकदम रिसर्च करके शायद योगी जी भ्रष्टतम अधिकारियों को पुलिस के सबसे ज्यादा मलाईदार पदों पे भेजते हैं। और उसकी शायद मंशा यही होती होगी कि ऐसे भ्रष्ट लोग उनके जायज नाजायज निर्देश और आदेश को ना सिर्फ पालन करेंगे, बल्कि उसको बजा लाने के लिए दिन रात एक कर देंगे। आप किसी भी जगह देख लो, वकील सुरक्षित नहीं है पुलिस से आज। मतलब इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ है। मेरे साथ दो बहुत ही होनहार यंगस्टर्स हैं, उमंग साहिब हैं और इसरार खान साहब हैं। ये गाजियाबाद में प्रैक्टिस करते हैं और इतने बेहतरीन लॉयर्स हैं, और दोनों अम्बेडकरवादी भी हैं। तो इतने अच्छे लॉयर्स हैं, तो हर अच्छा लॉयर तो उनके क्लाइंट्स की रक्षा करना उनका फर्ज ही होता है। तो उन्हीं के पीछे, लॉयर्स के पीछे ही पड़ जाते हैं। अब ये दोनों मेरे पास आज आए तो मुझे अपने ऑफिस की रेड याद आ गई कि किस प्रकार से अपने क्लाइंट्स की रक्षा के लिए वकील किस हद तक जाते हैं। तो अभी मुझे ये बात बतानी है पूरे देश को कि मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे आरएसएस और बीजेपी के कोई भी नेता हो, वो सिर्फ दूर दूर से छांट के भ्रष्टतम लोग लाते हैं और महत्वपूर्ण पदों पे रखते हैं, ताकि वो भारत के संविधान जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाया था, उसकी शपथ को बिल्कुल भी याद ना रखें और बिल्कुल उस शपथ को भूलकर उस शपथ के विरुद्ध सारे काम करें। ये जितने भी काम हो रहे हैं, चाहे तो सड़क पे नमाज पढ़ने के लिए रोका जा रहा हो, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बात कह रहा हूं, और खास तौर पे घर में किसी को रोकना तो पूरी तरीके से मतलब विशुद्ध रूप से अपराध की श्रेणी में आता है। जो ये पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी की शक्ल में जो ये ऑर्डर्स पास कर रहे हैं, ये पूरी तरीके से अपराध है। अगर फॉर्मल ऑर्डर्स भी पास हो रहे हैं तब भी वो पूरी तरीके से अपराध हैं। तो ये अपराधी हैं। और दूसरी बात एक और इम्पोर्टेंट ये है कि किसी पद पे बैठने से
गाजियाबाद के कमिश्नर साहब हैं, जैसे जो इनको प्रताड़ित कर रहे हैं, अभी एसएचओ साहब को की रक्षा करने के लिए कमिश्नर साहब तक बीच में आ गए। क्यों? क्या इससे हमें ये शक नहीं जाएगा एक चेन ऑफ कमांड है रिश्वत की? नहीं जाएगा क्या जनता को शक? आम तौर पे कोई सीनियर ऑफिसर है, कोई जूनियर ऑफिसर की शिकायत होती है तो उस पर निष्पक्ष जांच करके क्या करेगा कि ये हमने निष्पक्ष जांच की और हमने इस पे अगर वो दोषी पाया गया तो उस पर एक्शन ले। लेकिन जो ललक, जो कानून के दायरे से, संविधान के दायरे से बाहर निकल के जो सीनियर अधिकारी जूनियर अधिकारियों की रक्षा करते हैं, उससे एक ही मैसेज जाता है कि कोई रिश्वत की चेन ऑफ कमांड है, सबके जो इंटरेस्ट हैं, भ्रष्ट इंटरेस्ट, वो जुड़े हुए हैं। तो ये हालत है। अब मैं सीधे सीधे नमाज की बात पे आता हूँ। हमारे देश की जनता को ये समझना चाहिए, जो पब्लिक स्ट्रीट्स हैं सारे देश की जनता को, और ये बहस छिड़ नहीं रही है, ऐसी कोई बहस देश में नहीं छिड़ी है। ये बहस जो हमारी ये क्रिमिनल मीडिया जिसे मैं बोलता हूँ, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया या टेलीविजन और ये सब मीडिया बताती है, ये बहस जो आरएसएस के एक प्रकार से मेंबर्स हैं, बीजेपी के मेंबर्स हैं, ये बहस सिर्फ वहाँ वो छेड़ते हैं। कोई बहस देश में नहीं छिड़ी है। इस देश में सैकड़ों सालों से जो जलूस भी निकल रहे हैं, धार्मिक जलूस भी निकल रहे हैं, बहुत सारे लोग अपने वो कथाएं भी कराते हैं सड़कों पे और जागरण भी कराते हैं और नमाज भी पढ़ते हैं। और नमाज में सबसे कम टाइम लगता है। अगर सड़क पे नमाज पढ़ी जाती है तो किसी भी दूसरे धार्मिक गतिविधि से सबसे कम या कुछ मिनटों का ही समय लगता है। ये जो देश की सड़कें हैं, ये पब्लिक की ही प्रॉपर्टी है ना, हमारी और आपकी, मुसलमानों की भी हैं ये सब, क्योंकि वो भी इस देश के बराबर के नागरिक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बनाए। तो सड़कें कोई ऐसी चीज नहीं है कि जे पब्लिक पर सिर्फ ट्रांसपोर्ट के लिए या गाड़ियां चलाने के लिए इस्तेमाल होनी। कई समय पे जैसे वीआईपी मूवमेंट होती है, आप सबने देखी है ना, पूरा ट्रैफिक रोक दिया जाता है। तो प्रशासन की यह जिम्मेदारी होती है कि जो भी संसाधन देश के मौजूद हैं उसका बेस्ट उपयोग किया जा सके। 10 मिनट के लिए नमाज, और नमाज पढ़ने तो जो हमारे जो बहुत सारे सनातन धर्म के जो मानने वाले हैं, सनातन धर्म के खास तौर पे कह रहा हूँ, बाकी सब लोग भी आते हैं। नमाज तो देखने में इतना अच्छा दृश्य लगता है, लोग दूर दूर से नमाज देखने आते हैं। लोग छतों से खड़े होकर नमाज कैसे पढ़ी जाती है, किस कोऑर्डिनेशन से पढ़ी जाती है, उसको देखने के लिए इतना अच्छा दृश्य होता है, वो देखने भी आते हैं। ये तो आदेश स्पष्ट है क्या कि कुछ जिलों में ही लागू होगा या पूरे देश में लागू जहां होगा? जहां भी आदेश, मैंने तो आदेश देखा नहीं। अगर ये आदेश है तो ये अपराध है ऑफिशियली, जो ये तो बिल्कुल डायरेक्ट अपराध किया गया है। और अगर ये इनफॉर्मली भी इसको डंडे से या गैर कानूनी तरीके से इम्प्लीमेंट कराया जा रहा है पुलिस के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, वो भी अपराध है। मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। तो क्या मतलब नमाज जो है सड़कों पर पढ़ा जाएगा इसके बाद, इस तरीके की बातों के बाद, या फिर नहीं पढ़ा जाएगा? या छतों पर जो रोक लग रही है उस पर क्या होगा? देखिए, छतों पे तो बिल्कुल ही सीधा सीधा प्योरली अपराध है। सड़क पे नमाज पढ़ने की इजाजत देना, क्योंकि मुश्किल से कुछ मिनट ही लगते हैं ना। और कोई, आप मुझे खुद बताइए, अगर मस्जिद में जगह बची, ईदगाह में जगह बचे, तो कौन व्यक्ति ईदगाह से बाहर नमाज पढ़ना चाहेगा? ये तो वजह यह है कि बहुत सारे जो एएसआई के जो मस्जिदें हैं, ईदगाहें हैं, उस पे आरएसएस और बीजेपी के लोगों ने, और जो हमारे खुद बहुत सारे जो आरएसएस और बीजेपी के मुस्लिम समाज के अंदर भी बड़े बड़े हमारे उलमाए सू हैं और दूसरे लीडर्स हैं, उन्होंने जो एएसआई की जो प्रॉपर्टीज हैं और जो एएसआई की प्रॉपर्टीज नहीं भी हैं, उन पे भी कब्जा कर लिया है। इसलिए जगह कम पड़ जाती है। तो जगह कम पड़ने की मजबूरी में ही कुछ मिनट के लिए नमाज के लिए लोग बाहर नमाज पढ़ते हैं, वरना हर व्यक्ति चाहेगा यही कि वो मस्जिद के अंदर और ईदगाह के अंदर ही नमाज पढ़े। एक बात और इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, ईद की नमाज, जुमे की नमाज, एक ये हमारा रिलीजियस सिस्टम है। ईद की नमाज पूरा शहर या पूरा एक बड़ा एरिया एक जगह पे पढ़े, ये धार्मिक सिस्टम है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता। अब ऐसे बेवकूफ लोगों को आईएएस की और ये इस प्रकार से एग्जाम ही पास कर लेते हैं और उसके बाद इनकी ट्रेनिंग ही कैसे होती है, सब जगह क्या पेपर ही लीक हो रहे हैं, इसका ऐसा भी शक जाता है। ये सब चीजें तो पढ़ाई जाती है ना। इन अनुच्छेद जैसे लोगों का सपोर्ट भी तो करते हैं योगी आदित्यनाथ जी, फिर बाद में स्टेटमेंट। तो दोनों का मेंटल लेवल तो बराबर ही है ना। अपने जैसे व्यक्तियों को हर व्यक्ति पसंद करता है, और वो तो उनकी सारी चीजों को मतलब योगी जी के लिए तो आंख का तारा है वो, क्योंकि उनको यही इस प्रकार के लोग ही तो अच्छे लगते हैं प्रशासन चलाने के लिए, जो इस प्रकार की बातें करें, जिनको
कानून और कायदे से कोई मतलब ही ना हो, ऐसे लोग तो योगी जी को पसंद आएंगे ही ना। ये तो उनकी सबसे, मेरे ख्याल से तो उन्हें डीजीपी बना देना चाहिए। इनसे अच्छे डीजीपी नहीं मिलेंगे। मैं योगी जी को फ्री ऑफ कॉस्ट सलाह दे रहा हूँ। किससे अच्छे डीजीपी? ये जो क्या नाम है, अनुज अनुज चौधरी। चौधरी। हाँ, ये सबसे अच्छा कानून तोड़ सकते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का संविधान तोड़ने वो कह में। रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में मेरे खिलाफ कोई चैलेंज भी तो नहीं किया। मैं क्या कह रहा हूँ, चैलेंज करने की आवश्यकता कहाँ है? वो तो गोली नहीं मार देंगे। उनके खिलाफ तो जो अभी अरेस्ट हुए हैं, और वो लोग अगर मेरे पास जो शुरू में आए थे, उनको हमारे ही लोग, जो हमारे रामपुर के एमपी हैं और दूसरे लोग मिलकर साजिश करके मुझसे दूर ना कर लेते, तो सुप्रीम कोर्ट की क्या आवश्यकता है? लोकल जो कोर्ट है वही उनको अभी तक सलाखों के पीछे कर चुकी होती। कोई भी अच्छा वकील मिल जाए तो अनूप चौधरी जी तो सलाखों के पीछे होंगे और लंबे समय तक जाएंगे। ये तो सारा सिस्टम मैनेज है ना, किसी को केस कहाँ करने दे रहे हैं? जो लोग उनके खिलाफ ये बोल रहे थे कि पुलिस ने गोली चलाई है, उन सबको तो जबरदस्ती दबा लिया गया है ना। ऐसे ही संदेश आ रहे हैं। वरना मेरे पास एक फैमिली आई थी, उसको उस पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। किन व्यक्तियों ने दबाव डाल के यहाँ से उनको वकालत से, हमें वकालत से हटाया उनकी। ये जो मस्जिद के अभी जो प्रेसिडेंट हैं, जो अरेस्ट हुए हैं, उन्होंने खुद मुझसे कांटेक्ट किया था। इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किन लोगों ने दबाव डाला उन पे, कि जो उन्होंने मुझे वकील नहीं रखा। इस पे बड़ी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ दिल्ली के भी दंगों में दिल्ली पुलिस और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स भी हैं, वो पूरी ताकत लगाए पड़े हैं कि मुझे वकील हटा दिया जाए सिर्फ। नहीं तो सर, ये मुस्लिम समुदाय में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस चीजों का सपोर्ट भी तो कर रहे हैं, कह रहे हैं कि क्या दिक्कत है, सड़क पर तो वैसे भी नहीं पड़ना चाहिए। देखिए, पूरी दुनिया में अभी मनुवादी मानसिकता के लोग पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हैं। 22 फैमिलीज हैं जो पूरी पाकिस्तान की सिस्टम पे कब्जा किए बैठे हैं। तो इसमें मुस्लिम और ना मुस्लिम का मुझे सवाल आपका समझ में नहीं आया। जितने हमारे ये उलमाए सू, अरशद मदनी, महमूद मदनी और ये ओवैसी साहब वगैरह, ये सब तो मनुवादी मानसिकता के लोग ही तो हैं। ये मनुवादी मानसिकता कोई किसी धर्म को बिलोंग नहीं करती है। मनुवादी मानसिकता का मतलब होता है इंसान को इंसान के बराबर ना समझना, बेईमानी करने के लिए ललायित रहना, दूसरों का हक छीन के अपने पास कर लेना। तो मुसलमानों में कम है क्या मनुवादी मानसिकता के लोग? पूरी उसी परसेंटेज में है जितना किसी और धर्म में। चौधरी विरोध कर रहे हैं इन चीजों का ना। जयंत चौधरी जी तो मैं नहीं समझता वो ऊपर जाके, जब भी हम सबको एक दिन ऊपर जाना ही है, अपने दादाजी को क्या मुंह दिखाएंगे? मुझे तो इसी बात की चिंता रहती है। वो फेस कैसे कर पाएंगे अपने बहादुर दादा को, अपने जिस व्यक्ति ने जमींदारी प्रथा खत्म कराई, इतने बहादुर व्यक्ति को, अपने दादा को, वो ऊपर जाके, अगर ऊपर जाके एक दूसरे से मुलाकात होती है तो वो फेस कैसे कर पाएंगे? किस नजर से उनके दादा उन्हें देखेंगे? पहले उनको वो सोचना चाहिए। रात को उनको नींद कैसे आती है कि वो अपने दादा के पोते हैं, ये भूल कर। तो उनके बारे में मैं जितना कम बोलूं उतना ही अच्छा है। मुझसे कुछ मत बुलवाइए, मैं बहुत तकलीफ में हूं, क्योंकि वो एक टाइम पे मेरे क्लाइंट भी रहे। मीट की दुकानें जो बंद हो रही हैं नवरात्र के दिन, क्या कहेंगे कि मतलब कि मीट ही बंद होनी चाहिए, शराब भी बंद होनी चाहिए, या नहीं बंद होनी चाहिए? किस तरीके का? मेरा एक निवेदन है आरएसएस और बीजेपी के लोगों से कि ये मीट का कारोबार सारा अपने लोगों को ही ना देने। आरएसएस और बीजेपी के कार्डर्स को, कुछ जो अच्छा काम भी करते हैं ना। देखिए, आरएसएस और बीजेपी के लोग कोई हुनरमंद तो होते नहीं है। एक हुनर के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा, आतंकवाद फैलाने के अलावा उनका दूसरा हुनर तो कोई है ही नहीं ना। झूठ बोलने के अलावा, हाँ, ये झूठ बोलना भी है। तो ये हुनरों में वो हुनरमंद हैं, ऐसा ही प्रतीत होता है ना उनके सारी गतिविधियों से। अगर इस पर डिबेट की जाए तो मैं आपको एग्जाम्पल आफ्टर एग्जाम्पल दे सकता हूँ। तो आदमी जो और संगठन जो कार्य करते हैं, उसी से उनका इंप्रेशन बनता है। तो उनका इंप्रेशन तो यही बनता है ना कि वो झूठ बोलने के लिए ही जाने जाते हैं। वो सरदार पटेल साहब को धोखा देने के लिए जाने जाते हैं। सरदार पटेल साहब ने बैन लगाया था ना आरएसएस पे, उनको झूठ बोल दिया कि आज के बाद से हम कभी राजनीतिक गतिविधि में शामिल ही नहीं होंगे। तो सरदार पटेल साहब तक को जो झूठ बोल सकते हैं, हमारी आपकी तो हैसियत ही क्या है? ये कानूनी रूप से ये भी गलत है आपके हिसाब से? मैं कह रहा हूँ, मैं तो निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे अडानी जी को सारे बिजनेस छीन के दिए जा रहे हैं, तो कुछ, अब अडानी जी तो कोई काम भी अच्छा कर ही नहीं सकते। उनके पोर्ट पे तो टनों के हिसाब से, मतलब वो ड्रग्स मिली हैं। मतलब अडानी जी कोई काम थोड़ी कर सकते हैं, इस बात की भी गारंटी है। आप उनसे बैठ के आप एक इंटरव्यू ले लो 5 मिनट में, किसी भी टॉपिक पे दुनिया के, अगर वो किसी भी टॉपिक के बारे में 5 मिनट तक बोल पाए, किसी भी झूठ बोलने के टॉपिक को छोड़ के, वही तो मैं मान जाऊंगा। तो उसी प्रकार से इन लोगों को सारा अगर ये बिजनेस दे दिया जाएगा, आरएसएस और बीजेपी के लोगों को, जैसे बीफ का एक्सपोर्ट आज आरएसएस के लोगों ने सब कब्जा कर लिया। सारा बीफ देश से सिर्फ आरएसएस के लोग ही, उनके कनेक्टेड लोग ही एक्सपोर्ट करेंगे, पर वो अच्छा काम नहीं कर पाएंगे ना, कोई भी वो काम कर ही नहीं सकते। तो उसी प्रकार से कुछ अच्छे लोगों के पास भी छोड़ देना चाहिए जो ट्रेडिशनली ये काम करते हैं, ताकि लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट भी मिल सके कोई।
मेरा यही निवेदन है योगी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।